एक बार फिर स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे, जहाँ पे हम कक्षा 12 का एक अर्धवार्षिक परीक्षा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। और इस श्रृंखला में आज 5वां सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, तो देखते हैं पहला सवाल 5 का क्या है। सवाल 5 में 6 खंड हैं, जिसमें से आपको केवल 5 खंड ही करने हैं और प्रत्येक खंड सही करने पर आपको 5 अंक मिलेंगे। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन है। तो जिन लोगों ने ये हल कर लिया है वो निश्चित ही बधाई के पात्र हैं, और जिन्होंने ये हल नहीं कर पाया है उनको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आइए आप अपना आकलन करें कि आपने इसको सही तरीके से हल किया है कि नहीं। तो जो पहला पार्ट है हमारा, पहला पार्ट है उसमें आपको समाकलन करना है, और सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है। सवाल आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है और लॉग में कुछ दे रखा है हमको, log 1 + 10 आपकी स्क्रीन पे सवाल लगा हुआ है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर समाकलन का सवाल आता है तो आप उसको i से दर्शा दें, i से दर्शा दें। ठीक है, उसको आप i से दर्शा दें। उससे क्या बेनिफिट होगा ये आपको पता चलेगा। हमने इसको i मान लिया है, इसको हमने कैपिटल I मान लिया है। अब आइए हल करते हैं। क्या मैं इसको, इस i को जो लिखा हुआ है समाकलन को इस प्रकार लिख सकता हूं, 10 क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं? क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं? हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि एक मेरे पास आइडेंटिटी होती है। अगर मेरे पास ax fx है तो मैं उसको लिख सकता हूं, इसको मैं इस प्रकार लिख सकता हूं। तो मैंने वही तो किया है, π/4 यहाँ कर दिया है। अच्छा, दूसरी एक आइडेंटिटी मेरे पास और है, एक फॉर्मूला है 10a - b। वो क्या होता है? 10a - 10b और 1 + 10a 10b। ये मैंने क्यों किया? ये मैंने इसलिए किया क्योंकि अगर मैं a को π/4 ले लूं और b को मैं x ले लूं, तो अब मैं मान रखता हूं यहाँ पे क्या आएगा, 10 π/4 - x ये आएगा। अब आप इस फॉर्मूले में इसको अगर सेट करेंगे तो क्या आएगा, 10 π/4 - 10 x डिवाइडेड बाय 1 + 10 π/4 और 10 x। आपके पास ये आएगा। ठीक है, इसमें कोई भी आपके पास ये आ जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे 10 π/4 को 1 रख देता हूँ, 10 π/4 को 1 रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आएगा, 10 π/4 को अगर मैं 1 रख देता हूँ, मतलब इसका मान, अगर 10 π/4 को मैं 1 रख देता हूँ तो 10 π/4 की जगह 1 आ जाएगा, माइनस 10x 1 + 10x। तो ये जो आइडेंटिटी है, एक बार मैं स्क्रीन थोड़ा नीचे करता हूँ। एक बार ये जो आइडेंटिटी है हमारी, ये थोड़ा इस प्रकार कन्वर्ट हो जाएगी। ये आइडेंटिटी हमारी, ठीक है, इस प्रकार आइडेंटिटी कन्वर्ट हो जाएगी। तो मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ,
क्या हुआ, मैं 0 5/4 log 1 प्लस क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और जब मैं इसको एलसीएम लेके जोड़ूंगा, जब मैं इसको एलसीएम लेके जोड़ूंगा मतलब एक के नीचे एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरा ही आ जाएगा। तो मैं कैसे जोड़ पाऊंगा इसको, 10x प्लस 1 माइनस 10x, और जो नीचे है हमारे पास क्या मिलेगा, 1 प्लस 10x। अब आप 10 से 10 काट देंगे, क्या मिलेगा हमको, 0 से π/4 है ये, 0 से π/4, और क्या मिलेगा, 10 से 10 कट गया, हमें मिलेगा log 2, 10 से 10 कट गया, 1 1 2, और यहाँ पे क्या मिला, 1 प्लस 10x, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। ठीक है, जिनको इस समस्या यहाँ पे जोड़ने में समस्या आई है उनको एक बार मैं दिखा देता हूँ। अगर ये यहाँ पे 1 माइनस हो रहा होता तो हम इसके नीचे 1 लेंगे, ये इसमें गुणा करेंगे, जब ये 1 में गुणा करेंगे तब ये आ जाएगा, और 1 का इसमें गुणा करेंगे तब क्या आ जाएगा, लेकिन क्या हमें जोड़ना है तो हम जोड़ेंगे तो साइन प्लस का रहेगा बीच में, और नीचे क्या रहेगा, 1 प्लस 10x, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो हमें यही चीज मिलेगी। ठीक है, यही तो मैं आपसे कहना चाहता हूं। अगर आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो आपकी दुविधा दूर हो सकती है। कैसे, आपको बताना पड़ेगा। मैं छोटे छोटे वीडियोस बना के एलसीएम लेने में दिक्कत है, क्लास 6 के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, क्लास 7 के कॉन्सेप्ट में दिक्कत है, तो मैं उसको यहाँ पे पढ़ा सकता हूँ। अगर आप पहले यकीन करें कि हाँ आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, और दूसरा कि आप पढ़ने को तैयार हो। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारे पास। अब एक और नियम हमारे पास आता है, क्या, यदि log m बटा n है हमारे पास, तो मैं इसको लिख सकता हूं log m माइनस log n। एक नियम मेरे पास ये कहता है, तो मैं यहाँ पे क्या, अगर log लगाता हूं, यहाँ पे log का ये वाला नियम लगाता हूं, तो एक तो मेरे पास आ जाएगा log 2, और दूसरा मेरे पास क्या आ जाएगा, log 1 प्लस 10x dx, ये आ जाएगा। अब अगर मैं इंटीग्रेशन साइन का डिस्ट्रीब्यूशन कर देता हूं π/4, ये तो हो गया मेरे पास log 2, और वन प्लस 10x dx, और लिमिट लगाता हूं π/4 से 0, क्योंकि इंटीग्रल साइन इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा, और dx हमारा इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। अब एक चीज आप देखें, यहाँ पे एक चीज देखें, अगर आप एक चीज देखेंगे यहाँ पे तो आपको ये चीज गया था, सेम टू सेम वही आ गया है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो हमको दिया गया था वही हमारे पास आ गया है। तो उसके लिए हम इसकी जगह आई रख देंगे, जो ये दिया गया था यही आ गया है। अब मैं यहाँ पे जगह बढ़ाना चाहूँगा, तो जो हमको दिया गया था वही आ गया है। ठीक है, तो जब क्या था हमारे पास, आई बराबर π/4 0 log 2 dx, और ये जो चीज है ये तो हमारे पास आई के बराबर आ गई है, हमने आई मान रखा है इसको, तो ये आई इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 2i बराबर 0 से
π/4 log 2 dx। log 2 तो हमारे कांस्टेंट है, log 2 तो एक अचर है। 0 to π/4 1 dx, मतलब क्या हुआ, ये तो हुआ हमारे पास log 2, जबकि ये क्या हुआ x लिमिट π/4 और 0। ठीक है, कोई बात नहीं। log 2 x का मान रखा, π/4 माइनस 0, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया π/4 log 2। लेकिन ये मान तो हमारे पास 2i का मान है, हमको तो केवल i का मान निकालना था, तो 2 कैंची गुणा हो गया, कैंची गुणा हो गया, तो हमारे पास आंसर में क्या आया, π/8 log 2। ये हमारा आंसर। काफ़ी सरल सवाल है, काफ़ी अच्छा सवाल है। आपने देखा कितनी आसानी से हमने इसको हल किया, कितनी आसानी से इसको हमने हल किया। तो एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप सवाल अपने आप हल करके आकलन करेंगे तो आपका निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा, आपका निश्चित रूप से इम्प्रूवमेंट होगा। आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं, आइए अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल जो कि हमको क्या दे रहा है, अगला सवाल हमको मिनिमम और मैक्सिमम के लिए सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए सॉल्व करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए, हमें जो फलन दे रखा है, फलन दे रखा है x की पावर x, और इसको मैं y मान सकता हूँ। तो हमें y का मिनिमम, y मिनिमम ज्ञात करना है, y मिनिमम ज्ञात करना है। ठीक है, निम्नतम मान, तो कोई फलन है उसको y मान सकते हैं, हमने मान लिया y का निम्नतम मान हमको ज्ञात करना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, हम इसको अवकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो क्या होगा, dy x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्या इसको ऐसे अवकलन कर सकते हैं, क्या इसको ऐसे अवकलन किया जा सकता है, नहीं। उससे पहले हम एक चीज और करेंगे, क्या, हम इस फंक्शन का लॉग ले लेंगे, इसको ऐसे नहीं किया जा सकता, हम लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग। ये स्टेप यहाँ पे आपको, इसीलिए मैंने इसको करके दिखाया, ये स्टेप ऐसे नहीं किया जाएगा। अब हम लॉग लेंगे, तो जब हमने लॉग लिया तो ये हमारे पास हो गया लॉग y, और यहाँ पे हो गया लॉग x की घात x, और लॉग के नियम के अनुसार ये x आगे आ जाएगा, ये x आगे आ जाएगा, x log x। अब हमारे पास ये सीन बन जाएगा। अब हम अगर इसको x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो जब log y का अवकलन करेंगे तो आएगा 1/y डिवाइड बाय dx, और यहाँ पे गुणनफल का नियम लगेगा, गुणन का फल का नियम लगेगा। एक बार x का अवकलन होगा तो log x ऐसे ही रहेगा, प्लस एक बार log x का डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या मिला हमें, क्या मिला जब हमने किया, अच्छा यहाँ पर भी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर आपको दिक्कत हो रही है, dy/dx log y। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का तो होगा 1/y, क्या बचेगा, dy/dx। यहाँ पे x का हुआ तो बचा 1, और log x तो मल्टीप्लाई कर ही रहा है, तो हमको लिखना पड़ेगा प्लस, अच्छा x तो है, लेकिन log का डिफरेंशिएशन हुआ तो क्या मिला मुझे, 1/x। 1/x और x से कट जाएगा तो क्या मिलेगा, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, क्या मिलेगा, मिलेगा मुझे, यहाँ तो मिला log x और यहाँ मिला मुझे 1, तो मुझे ये मिल गया। अब dy/dx मैं उधर y को ले आऊंगा, तो क्या आ जाएगा y,
और मैं इसको उल्टा करके लिख देता हूँ, देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। 1/log x। y का मान मेरे पास क्या है, y का मान है मेरे पास x और इसका मान क्या है 1/log x। तो हमें dy/dx किस तरीके से मिल गया है, dy/dx किस तरीके से मिल गया है। तो जब भी कोई फंक्शन पावर में आएगा उसका आप लॉग लेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। बच्चे ये करके यहीं पे छोड़ देते हैं और इस पर पावर रूल लगा देते हैं, नहीं, इसीलिए मैंने ये स्टेप आपको लिख के दिखाया है। अब क्योंकि मुझे मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए काम करना है, यहाँ पे मैक्सिमम और मिनिमम मान के लिए काम करना है, तो मुझको यहाँ पर dy मतलब इसका दूसरा जो वो है हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव वो भी निकालना पड़ेगा, एक बार और अवकलन करना पड़ेगा। पहले तो मुझे इसको जीरो रखना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो देखते हैं। तो मुझको दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको निम्नतम और मैक्सिमम निकालने के लिए। तो अगर मैं इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करता हूँ, ठीक है, तो कुछ ये कंडीशन बनेगी। अब आप ये देखो, जब मैंने डिफरेंशिएट किया इसको, तो क्या एक बार तो मैं इसको लिख देता हूँ ऐसे, एक बार तो ये ऐसे डिफरेंशिएट होगा, ये लिख दिया। अच्छा, यहाँ पर भी आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कैसे, अगर आपको समझिए डिफरेंशिएट हुआ, किसका डिफरेंशिएट हुआ, dy/dx का। तो ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे आपने ऐसे लिखा देखा होगा, ये ऐसे मिला, डबल डिफरेंशिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पे एक बार तो हम किसका डिफरेंशिएट करेंगे, x की पावर x का डिफरेंशिएट करेंगे, और 1/log x मेरे पास रखा रहेगा, प्लस एक बार ये रखा रहेगा, और किसका डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx 1/log x। मतलब कहने का मतलब है x की पावर x। तो इसका डिफरेंशिएशन तुमने किया था, इसका डिफरेंशिएशन तुमने पूरा ये किया था, क्या आया था, ये आया था। इसका डिफरेंशिएशन ये आया था, इसका डिफरेंशिएशन ये आया था, हम पूरा करते हुए आ रहे हैं, यहाँ से किया था हम लोगों ने। तो इसका डिफरेंशिएशन तो हम यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x की घात x 1/log x, और एक log x यहाँ पे पहले से ही है, ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। और एक चीज यहाँ पे पहले से लिखी हुई है, 1/log x, ठीक है। अब जब इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा भाई, x की घात x तो लिखा रहेगा, जब 1 का करेंगे और इसका करेंगे, एक बार 1 का करेंगे तो 0 आएगा, जब 1 का डिफरेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा, और log x का करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। तो क्या कंडीशन बन गई हमारे पास क्या कंडीशन बन गई, अगर मैं यहाँ से इसको करता हूँ x की घात x, और ये दोनों एक जैसे फंक्शन है, तो क्या लिख दिया जाएगा, 1/log x स्क्वायर, ठीक। और ये यहाँ पे जब x की पावर 1 है, यहाँ x की पावर x है, क्या x -1 नहीं आ जाएगा, क्या, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, अगर मैं यहाँ से ये कॉमन लेना चाहूँगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिखा रहने दूँ, और मैं यहाँ से x की घात x कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचा, 1/log x का स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा,
और यहाँ क्या बचेगा प्लस 1/x, ये बचा मेरे पास। ठीक, अब देखो ये मैंने dy/dx निकाला है, ये डबल डिफरेंशिएशन निकाला है। अब यहाँ पे हमको देखना पड़ेगा dy/dx रखने पे जब 0 रखेंगे तब x का मान क्या आएगा, x का मान क्या आएगा। तो x का मान अगर मैं यहाँ पे इसको 0 रख देता, अगर मैं अगर यहाँ पे dy/dx को यहाँ पे अगर 0 रख देता तो क्या कंडीशन आती, कंडीशन ये आती, इसको मैंने यहाँ पे 0 रख दिया होता, ठीक है। तो ये संख्या तो 0 हो नहीं सकती, आपको भी पता है। ये संख्या अगर ये संख्या तो क्या होता, ये तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि x 0 है नहीं। तो इसका मतलब था therefore 1 प्लस log x बराबर 0 होता, ये 0 होता। तो क्या होता, जब ये 0 होता तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ इसको, ये क्या हो जाता, log x बराबर -1, भाई वहाँ चला जाता। अब इसको log x को अगर बेस log x को बेस e पे लिया हुआ है, अगर log x का बेस e है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, log e बेस के साथ ये इसका मान 1 ही होता है, इसका मान 1 ही होता है, लेकिन -1 आगे लगा हुआ है। तो दूसरे लॉग के नियम के अनुसार ये माइनस पावर उसके ऊपर चली जाएगी, माइनस की पावर इसके ऊपर चली जाएगी, ए की पावर माइनस हो जाएगा। तो अब दोनों तरफ से लॉग लॉग हटेगा, दोनों तरफ से लॉग लॉग हटेगा, तो x का मान आ जाएगा e की पावर -1, मतलब यहाँ से x का मान आ गया 1/e, 1/e। तो ये x का मान आप पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में भी निकाल सकते हैं, x का मान पहले भी निकाल सकते हैं, बाद में निकाल सकते हैं। आपको पता होना चाहिए डबल डिफरेंशिएशन टेस्ट में हम पहले पहला अवकलन करेंगे, फिर x का मान निकालेंगे, दूसरा डिफरेंशिएट कर लेंगे, क्योंकि इसी मान पे मुझे x की वैल्यू चेक करनी है, इसी मान पे मुझे इसकी वैल्यू चेक करनी है। तो आप इसके नीचे भी मान निकाल सकते हैं और बाद में भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो x का मान क्या आ गया, 1/e, 1/e, 1/e पे जब मैं इसको चेक करूंगा और देखूंगा कि हाँ कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि नेगेटिव आ रही है, तो अब आप देखो 1/e, 1/e है, 1/e, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे b जो ये है इसका मान चेक करेंगे किसके ऊपर, x की पावर 1/e, x बराबर 1/e पर मान चेक करेंगे, x/e पर मान चेक करेंगे। तो अब आप ये देखो क्या आएगा, 1/e की घात 1/e, अच्छा 1 प्लस log 1/e, इसको स्क्वायर में कर दिया, अच्छा, और 1/x मतलब 1/x क्या हुआ, 1/x हुआ। जब मैं इसको ऐसे लिखूंगा तो e ऊपर पहुंच जाएगा, क्या आ जाएगा मेरे पास e, और जो ये क्वांटिटी है ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी, हमेशा ये क्वांटिटी 0 से बड़ी होगी, ये क्वांटिटी जो है हमारी सदैव 0 से बड़ी होगी। जो ये क्वांटिटी है हमारी ये सदैव 0 से बड़ी होगी। क्यों, ऐसा क्यों, ये 0 से बड़ी क्यों होगी, ये 0 से बड़ी क्यों होगी, ये सदैव 0 से बड़ी होगी हमारे पास ये क्वांटिटी जो है, क्योंकि e का मान पॉजिटिव है, क्योंकि e का मान तो हमारे पास पॉजिटिव है। e एक संख्या होती है जो कि धनात्मक होती है। e क्या है, अगर मैं e की बात करूं, e एक धनात्मक संख्या है, e बराबर एक धनात्मक संख्या, इसका मान 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो अगर e पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव की पावर पॉजिटिव कुछ भी हो, ये भी धनात्मक आएगा, ये भी पॉजिटिव होगा, और log 1/e पॉजिटिव नंबर पे है तो ये भी पॉजिटिव आएगा, है क्यों, मतलब ये पॉजिटिव, इस पर 2 की स्क्वायर लगी है, 2 की स्क्वायर लगा है, 2 का स्क्वायर लगा है, अगर इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो यही पॉजिटिव आएगा भाई। अगर नेगेटिव के ऊपर
2 की घात चढ़ी तो भी पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी हर हालत में, हर हालत में पॉजिटिव आएगी। तो हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये है अतः 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 अतः, इसके नीचे तो जगह है नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ अतः, क्योंकि डी बाई डी एक्स क्या है, क्योंकि डी जो ये है ये 0 से बड़ा है, कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1/e पे, देयरफॉर y है मिनिमम, y क्या है, y निनिष्ठतम होगा, निनिष्ठ होगा, कहाँ पे y निनिष्ठ होगा, कहाँ पे, x बराबर 1/e पे। हमको ये निकालना था निष्ठतम मान। निष्ठतम मान क्या निकालना था हमको, फलन का निष्ठतम मान ज्ञात कीजिए। तो फलन का निष्ठतम मान क्या हो जाएगा, हमको पता था y बराबर x की पावर x, तो a की जगह रखेंगे, x की जगह रखेंगे 1/e और पावर लगा देंगे 1/e। ये सवाल आपका यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार ये सवाल आपका यहीं पे खत्म होता है। काफ़ी अच्छा सवाल था, मैंने काफ़ी तरीके से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको समझ में आया तो बड़ी अच्छी बात है। क्या है, हमको निष्ठतम मान निकालने के लिए पहले अवकलन आना जरूरी है, तो हमने इसका पहले अवकलन किया है। अवकलन करने के लिए y का हमको क्या करना पड़ेगा, लॉग लेना पड़ेगा। लॉग लेके हमने dy/dx निकाला, और dy/dx का मान, dy/dx को हमको 0 रखकर x का मान निकालना पड़ेगा, और x के उस मान पे हमको dy/dx के अगले डेरिवेटिव के ऊपर, दूसरे ऑर्डर के डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करनी है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है, तो y निष्ठतम होगा। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया है। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, जो कि आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। अगला सवाल जो भी लॉग पे ही किसी प्रकार के अवकलन के ऊपर आधारित है, ये एक अच्छा सवाल था। अगला सवाल थोड़ा सरल है। अगर आपने लॉग लेके अवकलन करना जानते हैं, तो गा सवाल क्या है मेरे पास है x की घात sin x प्लस sin x की घात x का अवकलन करना है। क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। कोई बात नहीं, ये इसको अगर मैं y मान लेता हूँ, तो एक बात यह है कि ये फंक्शन लॉग वाला है हमारा, ये फंक्शन हमारा लॉग वाला है। और अगर मैं लॉग ले लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पे लॉग ले लेता हूँ, तो चीज़ें थोड़ा आसानी से हो जाएंगी। लेकिन मैं लॉग यहाँ पे लूँगा कैसे, सवाल उठता है। मैं यहाँ पे लॉग अगर लेता हूँ, तो लॉग मैं लूँगा कैसे। अगर मैंने इसका लॉग यहीं पे ले लिया, इसका लॉग मैंने अगर यहीं पे ले लिया, तब तो लॉग लेना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस आ जाएगा। तो मैं इस फंक्शन को क्या करूँगा, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो आपको क्या करना है, y1 प्लस y2 ले लेना है। जहाँ पर y1 क्या है, हमारा है क्या, x sin x, और y2 क्या है, y2 है हमारा, यही लिख लेते हैं, y2 क्या है हमारा, sin x की घात x। अब क्या हुआ, जब मैंने फंक्शन मान लिया है और मैं x के सापेक्ष अगर अवकलन करता हूँ, तो dy/dx मुझे मिल जाएगा। और इसका अवकलन कैसे होगा, इसका अवकलन जब मैं करूँगा तो इस प्रकार अवकलन होगा इसका। लेकिन जब मैं इसको खोलूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, dy/1/dx प्लस dy/2/dx, मतलब
इसका अलग अलग अवकलन करके मुझे यहाँ मान रखना है, इसका मान यहाँ रखना है, तो मुझे dy/dx का मान मिल जाएगा। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, तो अब अगर मैंने यहाँ पे लॉग ले लिया, टेकिंग लॉग लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log y1 और ये क्या हो जाएगा log, मैंने दोनों तरफ लॉग लिया, ये कंडीशन आ गई। लॉग के नियम के अनुसार sin x हमारा आगे आ जाएगा और यहाँ बचेगा log x। अच्छा, ये है मेरे पास log y1। अब मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता हूँ, x के सापेक्ष अवकलन करता हूँ, तो dy/dx यहाँ पे log y1। अच्छा, इसको जब डिफरेंशिएट करूंगा तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, गुणनफल वाला नियम लगेगा। पहले sin x का होगा तो log x बैठ के देखेगा, और फिर जब log x का होगा तो sin x बैठ के देखेगा। आइए, तो क्या हुआ, जब sin x का क्या हुआ cos x, ठीक है cos x, log x कुछ नहीं कर पाया, बैठा रहा। अब sin x ऐसे लिखा रहा, log x का क्या हुआ 1/x, तो ये अवकलन हो गया। और लेकिन इस तरफ का भी करना पड़ेगा, यहाँ जो बच्चे करते हैं ये कर देते हैं। दिक्कत क्या आती है, जब मैं इसका अवकलन करूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y1 और dy/dx। हमें यहाँ मान इसका रखना है, तो ये y वहां चला जाएगा, ये y वहां चला जाएगा, मतलब हमको मान dy/dx का रखना है, तो y1 यहाँ चला जाएगा, y1 यहाँ चला जाएगा, और क्या बचेगा, ये बचेगा cos x इंटू log x प्लस sin x बटा sin x, ये बचेगा। ठीक है, अच्छा, अब मैं मान इसका निकालूंगा, इसका मान निकालूंगा। तो अगर मैं, अच्छा, मुझे यहाँ पे y1 का मान भी रखना पड़ेगा, y1 का मान भी रखना पड़ेगा। तो y1 का मान क्या आएगा, y1 का मान यही है, y1 का मान यही है। डायरेक्ट मैं y1 का मान रख सकता हूँ कि जब, या मैं यहीं यहाँ पे रखता हूँ, तो यहाँ पे रखता हूँ तो क्या आ जाएगा x sin x cos x log x प्लस वो y1 का मान भी रखना पड़ेगा। ठीक है, अब वो हो गया, अब कंप्लीट हुआ। उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका लॉग लूँगा, इसका लॉग लिया, क्या आया, इसका जब लॉग लिया तो आ गया log y2 बराबर log क्या sin x, तो ये किसके बराबर हो गया, x बाहर आ गया, log के नियम के अनुसार x आगे आ गया, क्या आ गया log sin x। ठीक है, नियम तो इस पर भी लगेगा। अब मैंने इसको जब डिफरेंशिएट किया, डायरेक्ट डिफरेंशिएट किया तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये अवकलन होगा, तो क्या आएगा मेरे पास 1/y2 dy/dx। अच्छा, ठीक है, और जब इसको अवकलन किया, थोड़ा मैं इसको पीछे लिख देता हूँ ताकि जगह बनी रहे, 1/y2 dy/dx। एक बार जब मैंने x को अवकलन किया तो x का अवकलन तो 1 आया, और ये बैठ के चुपचाप देखता रहा, प्लस जब मैंने, ऐसा ही था ना, जब ये दो गुणनफल के उसमें था तो पहले इसका अवकलन किया था तो ये बैठा था, जब इसका अवकलन किया था ये बैठा था,
तो जब मैंने इसका अवकलन किया जिसका 1 आएगा तो ये बैठा रहा, और जब मैं इसका अवकलन करूंगा इसका अवकलन करूंगा तो x बैठा रहेगा, x बैठा रहा। 1 log sin x का डिफरेंशियल क्या होगा, 1 sin x, तो इसका हो गया log sin x का, और sin x का क्या हो गया cos x। तो क्या चीजें निकल के सामने आई, ये y2 मेरे पास वहां पहुंच जाएगा, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन हुआ है y2 मेरे पास वहां पहुंच गया, ब्रैकेट log sin x लिख देते हैं, log sin x और cos, और ये क्या बन गया cot, cos अपॉन sin x क्या बन गया cot x बन गया। अब मैं y2 का मान भी रख सकता हूं, y2 का मान क्या है x sin x, y2 का मान क्या है सॉरी sin x की घात x, और ब्रैकेट में log sin x प्लस x cot x। तो आपने देखा एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, एक इक्वेशन ये थी, इसको अगर मैं बीच में से ये गायब कर दूं तो हमारे पास क्या इक्वेशन मिल रही थी, dy/dx, ये इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन डाल सकते हैं, यहां से ये दूसरी इक्वेशन डाल सकते हैं, और यहां से ये तीसरी इक्वेशन डाल सकते हैं। तो क्या मैं 1 और 2 को, अगर 2 और 3 को जोड़ दूं, या यहां से ये मान यहां रख दूं, यहां से ये मान यहां रख दूं, तो मुझे ये का मान dy/dx का मान निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, x का मान निकल के सामने आ जाएगा, और जो हमें पूछा गया है वो हम देख पाएंगे। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अगर मैं एक बार dy/dx का मान रख देता हूँ, एक बार dy/dx का मान निकाल के रख देता हूँ, तो आप ये देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसको फर्दर भी, इसको आगे भी सॉल्व किया जा सकता है, और इसको इतना भी छोड़ा जा सकता है। एटलीस्ट आप यहाँ तक तो छोड़ के आए, लेकिन मान आपको रखना पड़ेगा, आपको मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं। तो इसमें केवल हमको मान ही रखना है, यहाँ पर केवल हमको, मुझे आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ केवल मान ही रखना है और सवाल हो जाएगा, क्योंकि आखिरी में मान तो रखना ही पड़ेगा, तो मुझे उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। मैं इसीलिए थोड़ी देर के लिए स्क्रीन से हट गया था, ताकि आप सवाल देख पाएँ। ठीक है, तो एक बार सवाल देख लेते हैं, उसके बाद मैं जगह बनाता हूँ। इस तरीके के सवाल में आपको अलग अलग फंक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी। इसको अलग अवकलन किया है, इसको अलग अवकलन किया है, दोनों को अलग अलग अवकलन किया है, और अवकलन करने के बाद जो ये y1 का, क्योंकि log लिया है, log का अवकलन करने पर 1/y आएगा ही आएगा। ये y को आप इधर पक्का लेके जाएंगे, ये जो y है 1, इसको आप इधर पक्का लेके जाएंगे, आप छोड़ देते हैं, कई बार देखा गया है बच्चे छोड़ देते हैं। ऐसे ही जो y2 आया था, इसको हम यहाँ लेके गए हैं, उसका मान भी रखेंगे। ठीक है, तो अगर अब हम इसको हल करें तो देखो, ये मान मैं यहाँ रख दूंगा, ये मान मैं यहाँ रख दूंगा, तो आइए मान रख देते हैं और आखिरी मान निकाल लेते हैं। तो क्या है, डायरेक्ट किया जाए तो मैं आशा करता हूँ आपने ये नोट कर लिया होगा, तो चलो मैं कहाँ पे जगह बनाता हूँ, मैं इसको मिलाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये y1 का मान है, ये y1 का मान है। अच्छा, ये किसके बराबर हो गया, dy/dx, ये मैंने इसका मान यहाँ रख दिया, प्लस ये मान मैं यहाँ पे चिपका देता हूँ, प्लस क्या हो गया, sin x की घात x log sin x प्लस x और x। देखो ये सवाल हो गया। इसमें से आप कुछ कॉमन ले पाए तो ले लें, लेकिन कॉमन लेना इतना आसान नहीं है, और ये सवाल आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक है,
ये सवाल आपको यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया। और ये वीडियो लंबा हो रहा है तो इसलिए मैं इसमें केवल 3 ही प्रश्न हल करूँगा। अगले सवाल अगले वीडियो में हल करूँगा, ठीक है। यहाँ से एक बार मैं फिर लिख देता हूँ, ये y1 क्या है, इसका मान मैं यहीं पे लिख देता हूँ। ये y1 यहाँ पे चला जाएगा, ये y1 यहाँ पे चला जाएगा और y1 का मान क्या आ जाएगा, रख दिया जाएगा। क्या रख दिया जाएगा, x sin x। तो ये मान लिखा हुआ है, ठीक है। ये मान मैंने यहाँ पे मान ये रख दिया है और यहाँ पे मान ये रख दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बाय बाय। तो यहाँ पर हम लोग 5वां सवाल जो आपके सामने लगा हुआ है ये अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये अगले वीडियो में करेंगे। ये आपके सामने लगा तो है लेकिन कैसे सॉल्व किया जाएगा ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। यहाँ पे हम लोग इसको स्किप करके, क्योंकि मैट्रिक का सवाल एक आता ही आता है और आप लोग करते भी हैं, ठीक। और जल्दबाजी में गलती कर देते हैं तो मैं भी गलती करूंगा और गलती करके इसको सुधारूंगा आपके सामने, धीमे धीमे उसको आगे बढ़ाऊंगा। तो ये मैं सवाल अगले वीडियो के लिए स्किप कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देखते हैं अगला सवाल जो कि आपकी स्क्रीन पर लगा हुआ है। और क्योंकि अगर मुझे ये सवाल करना होता तो मैं 5वां सवाल करता ही नहीं। अगर मैं परीक्षा में बैठा होता और 5वां सवाल जो ये सवाल 5वें का ये वाला पार्ट है, चौथा पार्ट आता तो मैं इसको स्किप कर देता अगर मुझे बाकी सवाल आते होते तो। क्योंकि एक आव्यूह का सवाल काफी समय लेता है, गलती होने के चांसेस ज्यादा रह जाते हैं। या आप भी इसको देखेंगे, ठीक है। तो सवाल जो अगला सवाल है, हमारी स्क्रीन पे हमको एक ए दे रखा है। ए कोई मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है। ए मैट्रिक्स क्या है, कॉस अल्फा, जो कि बहुत ही सरल सवाल है। देखना आप, कॉस अल्फा दे रखा है, साइन अल्फा, उसके बाद माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, इस प्रकार दे रखा है। और आपको एक समीकरण दे रखी है कि आपको a प्लस इसी का ट्रांसपोज जोड़ना है तो आई आएगा। ट्रांसपोज सॉरी डैश आई आएगा। आई मतलब मैं अगर a का ट्रांसपोज लेता हूं तो क्या बताया था, जब a का मैं परिवर्त लूंगा तो क्या होगा, परिवर्त लूंगा तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जो रो है वो कॉलम बन जाएगा और जो कॉलम है वो रो बन जाएगा। ये हम लोगों ने किया हुआ है। तो और आई मैट्रिक्स क्या होती है, आई मैट्रिक्स हमारे पास होती है, आई मैट्रिक्स होती है, क्योंकि मैं यहाँ पे 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स लूंगा तो आई मैट्रिक्स मेरी कुछ इस प्रकार होने वाली है। और ये परिवर्त मैं इसमें जोड़ दूंगा, ये इसका परिवर्त मैं जोड़ दूंगा। मैं ये परिवर्त जैसे ही जोड़ूंगा, मैं परिवर्त इसका जोड़ूंगा, देखिए आप, मैं यहाँ पे इसका परिवर्त जोड़ूंगा तो गाड़ी आ जाती है, वो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। परिवर्त, ये वाला परिवर्त मैं यहाँ जोड़ दूंगा और आपको जोड़ना तो आता है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। जब मैं इसको जोड़ूंगा, ए मैट्रिक्स ये थी, इसमें मैंने परिवर्त जोड़ दिया जैसे सवाल में दे रखा था। और मुझे अल्फा का मान निकालना है, तो जब मैं इसको जोड़ूंगा तो आप ये चीज खुद देखेंगे, कॉस अल्फा जुड़ेगा, 2 कॉस अल्फा हो जाएगा और साइन ये एक जैसा है 0 दे देगा। ऐसे ये भी हमें 0 दे देगा और ये हमको 2 कॉस अल्फा देगा। ये किसके बराबर है, ये हमारा बराबर है इस मैट्रिक्स के बराबर। तो क्योंकि 2 मैट्रिक्स बराबर हैं इसलिए हम लिख सकते हैं, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं जो 2 कॉस अल्फा है वो किसके बराबर है, वो 1 के बराबर है। और कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, इसका मतलब देयरफॉर अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा, π/3। यही इस सवाल का आंसर है। कितना छोटा सवाल है। अगर मैं आव्यूह का सवाल मैंने किया होता तो मुझे उसमें भी 5 नंबर मिलते और इतने सवाल में मुझे 5 नंबर मिलेंगे।
तो मैं इसको करूंगा जो मेरा 2 से 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर हो जाए। अभी का सवाल कम से कम 10 से 15 मिनट तो हमको लग ही जाएंगे, हम कितनी भी स्पीड से करेंगे 10 से 15 मिनट हमको लग जाएंगे। ठीक है, तो मैं उसको स्किप कर देता। अब अगला सवाल, इस सवाल का जो आखिरी सवाल है, इस 5वें सवाल का छठा सवाल है, मतलब आखिरी खंड है, वो देखते हैं किस प्रकार होगा। ये हमको एक इनवर्स वैक्यूम संबंध का सवाल है। मतलब अगर हमको एक आर संबंध दे रखा है, आपने स्क्रीन पे सवाल देख सकते हैं, आर एक संबंध दे रखा है, आर आपको एक संबंध दे रखा है, आर आपको एक संबंध दे रखा है, आर आपको इस तरीके से एक संबंध दे रखा है। ठीक है, आप एक आर आपको ये संबंध दे रखा है। ठीक है, वेरी गुड। तो आपको निकालना क्या है, आपको प्रश्न में आप देख सकते हैं, मैं आशा करता हूं आपने ये सॉल्व किया है, आपको ये निकालना है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले आपको इस संबंध का इनवर्स मैपिंग निकालनी है। आर है तो आर इनवर्स प्रांत सहप्रांत बन जाता है, सहप्रांत प्रांत बन जाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं इसको आर इनवर्स लिखूं, यहां पे आर इनवर्स लिखूं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं इसके जो क्रमित युग्म है इनको उल्टा कर दूंगा। क्रमित युग्म है इनको उल्टा कर दूंगा, इनको मैं उल्टा कर दूंगा। ये मैंने यहां पे उल्टा कर दिया। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, प्रांत सहप्रांत बन गया और परिसर प्रांत बन गया, प्रांत परिसर बन गया। तो यहां पे हमने आर इनवर्स निकाल लिया, जो कि आपने देखा कितना आसानी से निकाला गया है। आर इनवर्स हमने कितना आसानी से निकाला है। अब हमको ये कैलकुलेट करना है, तो चलो देखते हैं हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहां हमने देखा आर इनवर्स, मतलब ये कोई एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमारा आर इनवर्स में है, ये आर इनवर्स में है। ठीक, और इसी प्रकार और एंड 4 के साथ कोई शुरू हो रहा है, 4,1 भी आर में है, ये भी हमारा आर में है। तो हम ये कह सकते हैं, यहां से कह सकते हैं देयरफॉर, अगर मैं इन दोनों की कराता हूं, ये निकालना है मुझे, तो मैं कहूंगा 5,1 भी आर इनवर्स में आएगा। ठीक है, चलो दूसरे एलिमेंट की बात करते हैं। दूसरा एलिमेंट 4,1 हमारा आर इनवर्स में है। क्या 1 से शुरू होने वाला कोई कुछ है? 1 से शुरू होने वाला कोई बात ही नहीं करेंगे आगे, क्योंकि 1 से कोई चीज शुरू ही नहीं हो रही है। अब 6,4 ये वाला क्रमिक युग्म हमारा आर इनवर्स में है। और क्या 4 से शुरू होने वाला कोई हमारे पास है? 4 से शुरू होने वाला, बिल्कुल 4 से शुरू होने वाला क्या है हमारे पास? 4 से शुरू होने वाला ये भी हमारा आर इनवर्स में है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, 6,1 भी हमारा आर इनवर्स में आएगा। अब 6,7 भाई 3 के लिए चेक कर लिया, 6,7 हमारा आर में है, आर इनवर्स में है। तो क्या 7 से शुरू होने वाला है? बिल्कुल 7 से शुरू होने वाला भी हमारे पास एक आर इनवर्स में है। तो यहां से बोल सकते हैं 6,3 भी आर इनवर्स में है। ठीक है, अब आखिरी एलिमेंट बचा हमारे पास 7,3 हमारा आर इनवर्स में है, जबकि 3 से शुरू होने वाला कुछ है? 3 से शुरू होने वाला कुछ भी नहीं, हम बात ही नहीं करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या, सॉरी, आर इनवर्स इसमें लिखेंगे इनको, ये चीज इसमें होगा, इसमें ये लिखना था हमको है। ठीक, आर इनवर्स में नहीं, इसमें भाई, ये इसमें है, ये इसमें है, तो इनका ऑपरेशन कराया तो ये इसमें है, ये इसमें है, ये भी इसमें है, इनका ऑपरेशन कराया तो ये इसमें है, आर इनवर्स जरूर लिखा था। तो अब मैं लिख सकता हूं, इसका आंसर लिख सकता हूं। इसका आंसर मैं आसानी से लिख सकता हूं क्या, एक तो 5,1, दूसरा 6,1, दूसरा 6,1 और तीसरा 6,3।
6,3 ये क्रमिक त्रिभुज इस सेट में बन गए, इस सेट में हमारे बन गए। तो आपने देखा, अगर मैं ये कितने छोटे छोटे सवाल है 5 नंबर के आ रहे हैं और आवी विधि से हल करने वाला वो समीकरण, तो कितना बड़ा सवाल बनने वाला है, मैं आराम से सॉल्व करूंगा। ठीक है, और फिर इस तरीके से सॉल्व करूंगा कि अगर मुझसे कोई गलती हो जाती है तो गलती को भी मैं ढूंढता हूँ, आपके सामने सॉल्व करूंगा, आप उसी विधि से सॉल्व करें, धीरे धीरे सॉल्व करें, और अगर आप सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके से चॉइस आ जाती है तो आवी विधि को आप छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम इस खंड का जो चौथा पार्ट है वो लगाएंगे। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा है। वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम ऑनलाइन पढ़ाई कर सकें। बाय बाय।